नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग आज से जो है क्वेश्चन बैंक यानी 2009 से लेकर 2025 तक का संपूर्ण क्वेश्चन यानी हिस्ट्री का क्लास 12 का संपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि रखाल दास बनर्जी को रखाल दास बनर्जी को जिसको आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला है? यानी किस वर्ष वो मिला है? तो आप ये ध्यान रखेंगे ये 1922 में मिला है। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ध्यान रखेंगे ये मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपको ये बताना है हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युग का सभ्यता है। अगला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है। अगला है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपको पता होगा सोना का, चांदी का, तांबा का, इन सब चीज का ज्ञान था लेकिन लोहा का ज्ञान उसको नहीं था। अगला है कालीबंगा कहाँ? तो आपको पता होगा कालीबंगा जो है राजस्थान में है। अगला हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता ये ध्यान रखेंगे ये कांस्य युग की सभ्यता है। अगला लोथल कहाँ है? यानी लोथल जो है कहाँ स्थित है? लोथल ये गुजरात में है। अगला है मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था किसने किया था? तो ये आर.डी. बनर्जी ने किया था। ध्यान रखेंगे इसी का पूरा नाम जो है रखालदास बनर्जी। अगला हड़प्पा किस नदी किनारे है? तो याद रखेंगे हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। आपको पूछेगा मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। तो रोपड़ जो है सतलज नदी किनारे है तो आप ध्यान रखेंगे। अगला लोथल किस नदी किनारे है? तो लोथल ध्यान रखेंगे लोथल जो है भगवा नदी किनारे। अगर हड़प्पा पूछेगा तो रावी नदी किनारे, अगर मोहनजोदड़ो पूछेगा तो सिंधु नदी किनारे। ठीक है। अगला है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी? याद रखेंगे ये यानी समुद्रगुप्त को नेपोलियन का संज्ञा दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता होगा मौर्य वंश का स्थापना किया था। और कनिष्क कनिष्क आपको पता होगा कनिष्क जो है इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और हर्षवर्धन आपको पता होगा वंशक के शासनकाल में हर्षवर्धन भारत आया था। ठीक है। अगला है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका इसकी रचना यानी इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? आपको ये बताना था। याद रखेंगे ये मेगास्थनीज है। ठीक है। अगला है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया थी? आपको पता होगा प्रयाग प्रशस्ति का जो रचना किया है ये हरिसेन ने किया है। किसने किया है? हरिसेन ने। अगला है गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? यानी गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ध्यान रखेंगे फैयान भारत आया था। ठीक है। अगला है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे ये गुप्त काल को यानी भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल को बताया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन रखा यानी होता था या कौन था? जो भी बोलेंगे यानी मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो याद रखेंगे ये लक्षणाध्यक्ष था। कौन था? लक्षणाध्यक्ष। अगला है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में यानी अर्थशास्त्र जो यानी पुस्तक लिखा गया आपको पता हुआ ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो दोनों ये जो पुस्तक है यानी पूछ रहा है आपको किस विषय यानी किस वंश के बारे में जानकारी मिलता था? आप ध्यान रखेंगे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अगला स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? यानी इसमें से बताना स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में? याद रखेंगे शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये कौटिल्य है। अगला भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? ध्यान में रखेंगे भारत का जो नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला भारतीय यानी प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो ध्यान में रखेंगे ये अशोक ने किया था। अगला गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आप ध्यान रखेंगे ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगला पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का आपको प्रधानमंत्री पूछा है तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था लियाकत अली खान। अगला पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे यानी किसका बना होता? तो ये देखिए पंच चिन्ह वाले सिक्के जो होता था चांदी का भी बना होता था और तांबा का भी बना होता था। लेकिन हम लोग यहाँ फिलहाल अभी ऑप्शन नंबर बी यानी चांदी का, क्योंकि प्रमुख रूप से जो होता था चांदी का बना होता था। तो अगर देखिए ऑप्शन के अनुसार से भी आंसर देना होता है। अगर आपको ऑप्शन नंबर डी में कुछ हद तक आपको आंसर सही लग रहा है और उससे पहले अगर ऑप्शन नंबर ए में उससे बेहतर
यानी आंसर दिया गया है तो आपको ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के आपको ए को मारना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ क्वेश्चन है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किसका बना होता था? ये चांदी का भी बना होता था, तांबा का भी बना होता था। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ है ही नहीं, डी नंबर ऑप्शन है, ए और बी दोनों थे। ए और सोना का तो है नहीं, अगर वही बी और सी रहता तो फिर हम लोग लगा सकते थे डी नंबर, लेकिन यहाँ नहीं है तो फिलहाल हम लोग यहाँ चांदी लगाएंगे। अगला है महाभारत युद्ध कितने दिन चला, यानी कितने दिन तक चला था? तो ये महाभारत 18 दिन तक चला था। अगला है महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? ध्यान में रखेंगे ये संस्कृत भाषा में हुआ है। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। इसी में पूछ लेता है सबसे प्राचीन पुराण, तो ध्यान रखेंगे मत्स्य पुराण है। अगला है महाभारत की रचना किसने किया? महाभारत को जो रचना किया किसने किया? तो याद रखेंगे वेद व्यास ने। अगर पूछेगा रामायण की रचना किसने किया, तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है। ठीक है। अगला है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? तो याद रखेंगे ये 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। अगला है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? गंगा पुत्र जो है भीष्म को कहा जाता था। अगला श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? ये महात्मा गांधी ने विचार व्यक्त किया, विवेकानंद ने व्यक्त किया, बाल गंगाधर तिलक ने भी, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, कौन से भारत में बिताया था? ध्यान रखेंगे ये दक्षिण भारत में बिताया था। अगला धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया है? ध्यान रखेंगे धम्म से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो अशोक ने किया था। ठीक है। अगला त्रिपिटक साहित्य यानी किस धर्म का साहित्य है? तो याद रखेंगे ये त्रिपिटक जो साहित्य है ये बौद्ध धर्म का है। अगला है कनिष्क की राज्यरोहण तिथि, यानी कनिष्क का यानी जो राज्यरोहण हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इसमें नया सिद्धांत जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो ये ध्यान रखेंगे ये मगध जनपद था। अगला है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलता है? तो ये मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अगला है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग यानी विजय का उल्लेख है? तो ये ध्यान में रखेंगे 13वां शिलालेख। अगला है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। अगला है श्वेतांबर और यानी दिगंबर का जो संबंध है किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है जैन धर्म से है। अगला है पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलता है, किस काल का बारे में जानकारी मिलता है? देखिए ये पतंजलि का जो महाभाष्य में शुंग काल का जानकारी मिलता है और मौर्य काल का। तो देखिए प्राक मौर्य काल का अर्थ ये होता है, इसमें दोनों आपका आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है यानी प्राक का अर्थ हुआ लास्ट यानी अंत में, यानी शुंग और मौर्य काल का, मौर्य काल के अंत में जो है ये जानकारी दिया गया था, इसीलिए यानी इसमें प्राक मौर्य काल हो जाएगा। अगला हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ध्यान में रखेंगे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? चौथा चतुर्थ बौद्ध संगति आपको पता हो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। अगला वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? गणतंत्र कहा गया है। अगला अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ यानी प्रचलित नहीं हुआ था? आपको पता होगा श्रीलंका में हुआ था, जापान में भी हुआ था और सीरिया में भी हुआ था, लेकिन ये ब्रिटेन में नहीं हुआ था। आपको पता होगा श्रीलंका अपना पुत्र और पुत्री को भेजा था अशोक ने, तो ध्यान में रखेंगे। तो आपको आशा करते ये 50 क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा और हम लोग इसी प्रकार से हम लोग पूरा 2009 से लेकर 2025 तक जितने सारे क्वेश्चन होंगे हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए हैं और भी जो बाकी सारे क्वेश्चन बचे हैं तो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।